नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 6 के प्रथम अध्याय के ऊपर चर्चा करूँगी, जिसका मुख्य बिंदु है विविधता की समझ। तो बच्चों, अब विविधता से क्या समझते हैं? आप अपने वर्ग कक्ष में जो भी आसपास जो भी आपके सहपाठी हैं, आपके शिक्षक हैं, आपके प्रधानाचार्य हैं, आप देखते होंगे कि जितने भी लोग हैं आपके विद्यालय में, सभी एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं। किसी की भाषा अलग है, कोई बोलने में उच्चारण किन्हीं का अलग है, कोई देखने में रंग रूप में अलग है, किसी के शारीरिक आकृति अलग है। तो आप देखते हैं कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे वो इंसान हो, सारी चीज़ें एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी भिन्नता को हम विविधता कहते हैं। तो बच्चों, आज के जो अध्याय है विविधता की समझ, यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि विविधता क्या है, यह जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, विविधता का सम्मान करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और साथ ही साथ विविधता के अलावा समाज में हो रहे भेदभाव, असमानता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहले समझेंगे कि विविधता क्या है। तो मैं आपके सामने एक चित्र साझा कर रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने 3 चित्र बने हुए हैं। ये तीनों चित्र वर्ग कक्ष में छात्रों के द्वारा बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं पहले चित्र में कि एक लड़की है, दूसरे चित्र में एक लड़का है और तीसरे चित्र में भी एक लड़की है। यहाँ आप तीनों चित्रों को अगर ध्यानपूर्वक देखें तो आप इसमें विविधता पाएंगे। जैसे कि पहला चित्र अगर हम देखते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस लड़की के बाल लंबे हैं, जबकि तीसरी चित्र में अगर हम देखें तो यहाँ लड़की ने 2 चोटी बनाई हुई है। वहीं हम देखते हैं कि जिस छात्र ने पहले चित्र को बनाया है उसने रंगों का चयन भी अपने अनुसार किया है। जैसे यहाँ रंगों का चयन उन्होंने नीले रंग की है। वहीं जब दूसरे चित्र पे हम आते हैं तो यहाँ जिस छात्र ने चित्र बनाया है उसने लड़के की चित्र बनाई है। यहाँ आप देखेंगे कि छात्र अलग अलग रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी बातों को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर वही तीसरे चित्र पे हम आते हैं तो यहाँ पर जो शारीरिक आकृति है वो अलग तरह की दिख रही है, जिसमें अलग अलग रंगों को एक डिज़ाइन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि किसी आकृति, कलाकृति को भी प्रदर्शित करती है। यहाँ पर तीनों चित्रों में आप देख रहे हैं आँख, उनकी त्वचा, उनके आकृति, सारे में विभिन्नता पाई जा रही है। तो यही विभिन्नता आप अपने वर्ग कक्ष में भी अपने सहपाठियों में देखते हैं कि कोई आपके शारीरिक आकृति का होता है तो कोई आपके शारीरिक आकृति से भिन्न होता है। तो यही भिन्नता ही विविधता है। तो इन चित्रों के माध्यम से आप में ये समझ बनी कि विविधता क्या है, यानी हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे से भिन्न है। यही विविधता है। हमारा देश इसी विविधता के कारण पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा का प्रयोग लोग करते हैं, भिन्न भिन्न वेशभूषा का प्रयोग करते हैं, भिन्न भिन्न त्योहारों यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो इसी विविधता के कारण हमारा देश भारत अन्य देशों से भिन्न माना जाता है। आइए चलते हैं हम इसी विविधता के साथ कुछ कहानियों को लेकर के, जहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे देश में विविधता है। तो मैं आपके सामने एक कहानी साझा कर रही हूँ जो इस प्रकार है। यह कहानी मित्रता पर आधारित है कि किस प्रकार दोनों मित्र एक दूसरे से अलग अलग भाषा में, अलग अलग रीति रिवाजों में भिन्न हैं, फिर भी दोनों में कितनी गहरी मित्रता है। यहाँ आप देखेंगे निशान, जो अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आसियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर
उसके पिता की एक किराने की दुकान थी। निशान पास के ही एक मध्य विद्यालय का छात्र था। कभी कभी वो अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था। उस दुकान पर पास के ही एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार अंग्रेजी में बात किया करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बात करता देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती कि वह भी अंग्रेजी में बात करे। एक दिन वे लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आए। उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में ही उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशान बताया। अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा, इसका भी तो नाम निशान है। दोनों निशान ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था तो दूसरा निशान, जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की तो बड़े निशान ने उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। इसी प्रकार दोनों निशान आपस में काफ़ी घुल मिल गए और खाली समय में बड़े निशान अपने छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। यहाँ निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वही निशान महगी एवं हिंदी बोलता है। कुछ दिनों के बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हुई और वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। बड़े निशान के दिल्ली चले जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद था। तो बच्चों, हम यहाँ इस कहानी के माध्यम से ये देख रहे हैं कि दो दोस्त जो निशान थे, जिनका दोनों का नाम निशान था, फिर भी नाम एक होने के बावजूद दोनों की संस्कृति अलग थी, दोनों के धर्म अलग थे, दोनों की भाषाएं अलग थी, फिर भी दोनों में एकता थी। तो ये एकता ही इनकी विविधता को दर्शाती है कि विविधता होने के बाद भी हमें एक रूप में रहना है, एक साथ रहना है, एकता को बढ़ावा देना है। तो ये कहानी इनकी दोस्ती के बारे में बताती है कि इन दोनों में विविधता थी। निशान जो था वो 5वीं कक्षा का छात्र था और निशान अहमद जो कि इंजीनियरिंग का छात्र था और अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानता था। उसके बावजूद उसने निशान जो कि अलग धर्म का था, अलग संस्कृति का था, फिर भी उसे अंग्रेजी सिखाई। और निशान जो कि मगही में बहुत अच्छे से जानता था, मगही को बहुत अच्छे से और हिंदी को बहुत अच्छे से जानता था, उसने भी विविधता होने के बावजूद निशान अहमद को मगही और हिंदी सिखाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी दोस्ती विविधता को भी दर्शाती है और एकता को भी दर्शाती है। तो विविधता में ही एकता होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि विविधता तो हमारे चारों ओर है, लेकिन हमें फिर भी एकता के साथ चलना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विविधता में ही एकता है। अब हम लोग जानेंगे कि विविधता किस प्रकार से हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। तो बच्चों, आपके सामने कुछ व्यंजन मैं दिखा रही हूँ जिन्हें तो आप पहचानते होंगे। आप देखेंगे कि पहली तस्वीर है लिट्टी चोखा, जो कि आप में से कई बच्चों के ये पसंदीदा व्यंजन हो सकता है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे एक और व्यंजन के रूप में डोसा, और एक व्यंजन हम यहाँ पे देखेंगे जो कि गुजराती थाली है। तो ये व्यंजन प्रदर्शित कर रहे हैं हमारी विविधता को, हमारी संस्कृति की विविधता को। तो आप देखेंगे कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी साथी होंगे आपके वर्ग कक्ष में जो कि आपकी संस्कृति से अलग होंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप उनसे दोस्ती करते हैं, उनके हर
चीज़ उनसे साझा करते हैं। आप लंच बॉक्स में कुछ भी खाने के लिए ले जाते हैं तो उनके साथ शेयर करते हैं। वो भी अपने जो भी संस्कृति से संबंधित या जो भी उनका मुख्य व्यंजन होगा उनको लेकर के आते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं, वहीं पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं और दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि विभिन्न व्यंजनों के होने के बावजूद भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी को लिट्टी पसंद है, किसी को डोसा पसंद है, किसी को गुजराती थाली पसंद है। इसके बावजूद हम लोग एक दूसरे से अपनी संस्कृति साझा करते हैं, व्यंजन साझा करते हैं, हम दूसरी संस्कृति के भी व्यंजनों को खाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ग कक्ष में भी अगर हमारा सहपाठी लिट्टी चोखा पसंद करता है या फिर डोसा पसंद करता है तो हम भी उसके साथ अपने लंच बॉक्स को साझा करते हैं। तो ये हमारे जीवन को समृद्ध करती है। विविधता यानी भिन्नता होने के बावजूद भी हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है। आगे के चित्र में हम देखेंगे कि विविधता जहाँ व्यंजनों में है उसी प्रकार विविधता हम पर्व त्योहारों में भी देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का जितना महत्व है उतना ही महत्व महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का है। उसी प्रकार हमारे बिहार राज्य में भी छठ पर्व का जितना महत्व है उतना ही महत्व झारखंड के सरहुल पूजा का है। तो इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्योहारों में भी भिन्नता होती है। जहाँ बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है वहीं महाराष्ट्र में भी गणेश चतुर्थी पे बहुत भव्य आयोजन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों का निर्माण किया जाता है, दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। तो वहीं हम देखते हैं कि झारखंड में भी सरहुल पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हर संस्कृति के लोग अपने अपने पर्व त्यौहार को मनाते हैं और विभिन्न संस्कृति के लोग इसमें भागीदारी करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम महाराष्ट्र में रहें तो हम सिर्फ गणेश चतुर्थी ही मनाएंगे। महाराष्ट्र में भी रहने वाले लोग बिहार के पर्व छठ पर्व को मनाते हैं या दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विविधता होते हुए भी हम हर पर्व त्यौहार हर व्यंजन को खाते हैं, रहन सहन को अपनाते हैं। तो ये विविधता में एकता को दर्शाता है और यही विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। तो बच्चों, आप भी अपने आसपास की विविधताओं को अपनाएं और उनसे सीखें। आगे चलते हैं हम विविधता और सम्मान की ओर। तो विविधता और सम्मान, हर विविधता के प्रति सम्मान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर विविधता उसके खान पान, उसके पर्व त्यौहार सभी को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ मैं एक आपके साथ कहानी साझा करने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह कहानी एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्रों की है जो कक्षा 9 के छात्र हैं। इनके नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी और रॉबिन हैं। इनकी मातृभाषा भी अलग अलग है। जहाँ नवीन हिंदी बोलता है वहीं रफ़ी उर्दू शब्द का प्रयोग ज़्यादा करता है। शालिनी जहाँ पंजाबी बोलती है वहीं रॉबिन की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता है। सबकी भाषा अलग होने के बावजूद सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और आपस में अच्छे मित्र भी हैं। मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। होली के दिन सभी नवीन के घर पहुँचे। नवीन और उसके माता पिता ने बच्चों का ज़ोरदार स्वागत किया। सभी बच्चों ने मिलजुल कर रंग खेला एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। अंत में नवीन की मां ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा। सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। इसी प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहाँ पहुँचे। रॉबिन के घर की सजावट देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए।
रात्रि में सभी ने क्रिसमस ट्री को छोटे छोटे बल्बों से सजाया एवं सबने मिलकर केक एवं पेस्ट्री का मजा लिया। बाद में बच्चों ने नाच गान का आनंद लिया। अगली सुबह नाश्ते के बाद रॉबिन के पिताजी ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं, पर सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारा त्यौहार क्रिसमस भी यही संदेश देता है, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि चारों दोस्त खान पान, रीति रिवाज, संस्कृति में एक दूसरे से भिन्न थे, फिर भी उसके बावजूद भी वे लोग एक दूसरे के पर्व त्यौहार में शामिल हुए, एक दूसरे के पर्व त्यौहार के प्रति सम्मान रखा। तो आपको भी अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों के संस्कृतियों को अपनाना है, उनके प्रति सम्मान रखना है, आपको भी उसमें भाग लेना चाहिए, जिससे कि आपको विविधता के आधार पे भी एकता हो। यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ मिल कर के भिन्नता होने के बावजूद भी अलग अलग भाषाएं सीखें, अलग अलग खान पान जाने, अलग अलग पर्व त्योहारों से रूबरू हों, तो ये आपके लिए भी बहुत प्रेरणादायक होगा। तो बच्चों, हम यहाँ देखें कि किस प्रकार से चारों दोस्त एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक हैं, तो ये विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि विविधता की समझ मुझे लगता है आप में बन गई होगी कि विविधता क्या है। हमारे चारों ओर जो भी भिन्नताएं दिख रही हैं वो सारी विविधताएं हैं, चाहे वो खान पान में हो, चाहे वो संस्कृति में हो। हमें इन्हीं विविधताओं के बीच सबको अपनाते हुए, उनमें शामिल होते हुए अपने एकता को कायम रखना है। तो इस प्रकार से विविधता तो एक और हमारे समाज को समृद्ध बनाती है, लेकिन अगर हम देखें तो असमानता और भेदभाव ये हमारे समाज में दुख पहुंचाती है, यानी ये हमारे समाज को दुख देती है। जिस तरह विविधता हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक संदेश देती है, उसी प्रकार हमारे समाज में भेदभाव और असमानताएं भी हैं, जो गरीब, नीचे वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही दुख का कारण है। यहाँ मैं एक कहानी आपके साथ साझा कर रही हूँ, जो कि हमारे समाज में भेदभाव और असमानता को दर्शाता है। राम जीवन की कहानी। राम जीवन सुपौल जिला के सुखपुर गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। विवाह के 10 वर्षों के पश्चात राम जीवन को एक संतान पैदा हुई। राम जीवन की चाह तो बेटी की थी, पर बेटी पाकर के भी वे संतुष्ट थे। बेटे की चाह में 1 वर्ष बाद ही पुनः बेटी ही होती है। 2 बेटियों होने के कारण वो काफ़ी चिंतित रहने लगे। बेटे की चाहत में वो मंदिरों, मस्जिदों में हाथ जोड़ने और मन्नतें मांगने लगे। इसी तरह 5 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। खुशी के मारे उसने पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की। गुजरते समय के साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेल कूद आदि पे विशेष ध्यान देती थी। जब बेटियों से घर का सारा काम जैसे भोजन, चौका, बर्तन, झाड़ू पोछा आदि काम करवाया जाता था, बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पे खुद से ध्यान देती थी। वहीं बेटे की स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी और साथ में ही उसे घर पर शिक्षक आकर पढ़ाया करते थे, परंतु वह पढ़ाई के बदले खेल कूद, लड़ाई झगड़ा किया करता था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कहानी बेटे और बेटी में भेदभाव को दर्शा रहा है। इस तरह हमने देखा कि राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटे को ज़्यादा महत्व देता था। वह बेटा एवं बेटी में भेदभाव करता था, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं।
ऊपर की कहानी लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव है बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य, सवर्णों एवं दलितों के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच अंतर की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा। आइए उनके बारे में हम जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म महार जाति में हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। उनका डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया। यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। तो बच्चों, हम यहाँ पर भेदभाव और समानता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि राम जीवन किस प्रकार अपने बेटे और बेटियों में भेदभाव करता है। तो क्या आपको ये उचित लगता है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव होना चाहिए? आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो लड़कियां भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। आज लड़कियां भी वो कार्य कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। तो क्या आप ये चिंतन कीजिए कि क्या राम जीवन की ये सोच सही थी कि वो लड़के के लिए अच्छी शिक्षा और लड़कियों के लिए कोई विचार नहीं रखता था? तो इस पे सोचना होगा। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने हमारे समाज में भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया और आज उन्हीं के प्रयास का ये प्रतिफल है कि हम लोग समाज में एक समान रह रहे हैं। हमें समानता का अधिकार मिला है। हमारे देश में विविधता होने के बावजूद भी सभी में एकता है और समानता है। तो उनके द्वारा एक कथन है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे राष्ट्र की अखंडता के लिए कुछ बातें कही हैं जो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मर्कशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो संविधान की यह प्रस्तावना हमें यह कहती है कि हमें समाज में भेदभाव नहीं करना है, किसी को ना ही कम नीचा समझना है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी को एक समान व्यवहार करना है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश में विविधता में भी एकता है
और समाज में जो भी भेदभाव या असमानता आप देखते हैं उसे दूर करने का प्रयास करें। आप अपने वर्ग कक्ष में भी अपने सहपाठियों के साथ भेदभाव ना करें, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी संस्कृति के हो। इसी पर मैं आपके साथ एक कविता भी साझा करना चाहूँगी जो आपके पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इसका मुख्य शीर्षक है लहू का रंग एक है। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से, दूर क्या करीब क्या। वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे। सभी हैं एक जाति हम, सवर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। जी एक है तो फिर न क्यों दिलों का दर्द बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लबों का प्यार बांट ले, खता है सब समाज की, भला बुरे नसीब क्या। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, कोई जने है मर्द तो कोई जनी है औरतें, शरीर में भले हो फर्क रूह सबकी एक है जो हम सभी, विषमता की लकीर क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि लहू यानी हमारा खून, हमारा रक्त सबके शरीर में लाल रंग का ही है। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त के शरीर में हरे रंग का खून है और किसी के शरीर में काले रंग का खून है। तो ये कविता यह दर्शाता है कि सभी का जब रक्त एक है, खून एक है, तो फिर ये असमानता क्यों हुई, ये भिन्नता क्यों। सभी एक जैसे हैं, सभी को एक साथ मिल कर के रहना है और अपने देश की प्रगति में सहायता करना है ताकि हमारा देश अन्य देशों की तुलना में आगे बढ़े। तो बच्चों, इस पाठ से मैं समझती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज के बाद आप अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, चाहे वो किसी भी भाषा के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।